इस न्यू पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैसे क्लारा ऐश के लिए लट्टू हो रही थी। उसको ये तो रियलाइज हो गया है कि वो उसके साथ प्यार में मुब्तला तो है, लेकिन कुछ चीजें थी जो कि क्लारा को मजबूर करती है, वो भी ऐश के प्यार में लट्टू होने के लिए। वो कहती है कि उसे ऐश की ये आदतें बहुत पसंद है जब वो दुकानदार के साथ बार्गेनिंग करता है। उसे प्यार है इस बात से कि वो कैसे ठंडी कोला को बड़े सुकून से एक सांस में पी जाता है, और उसे ऐश की इस बात से भी ज्यादा प्यार है कि वो कितना ज्यादा खूबसूरत लगता है जब वो चुपचाप बैठकर पढ़ रहा हो। प्यार होने में बस सिर्फ एक पल ही लगा था, लेकिन ये प्यार पिछले 5 सालों से धीरे धीरे बढ़ता ही गया है। ये सोच उसे तुरंत अपना फोन उठाने पर मजबूर कर देती है। वो कहती है, ऐश तुम मजाक कर रहे हो ना, जो कुछ तुमने कहा था वो सब झूठ है, बोलो या तुम सब कुछ भूल गए हो। एक के बाद एक मैसेज भेजती हुई उसकी वो पक्की उम्मीद धीरे धीरे टूटने लगती है। वो बस एक रिप्लाई का इंतजार कर रही है, लेकिन चैट बिल्कुल खामोश रहती है। वो कॉल करती है, पहली कॉल का कोई जवाब नहीं देता। दूसरी बार वो ट्राई करती है, तब उसे पता चलता है कि उसे ब्लॉक कर दिया गया है। ऐश और हेलेन के विवियन को घर से निकालने के बाद हेलेन पीछे से सख्त आवाज में कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी पावरफुल हो, अगर तुम दोबारा मेरे बेटे के पास आई तो मैं पुलिस बुला लूंगी। विवियन गुस्से से भरी बिल्डिंग से बाहर निकलती है, तभी उसकी नजर एक स्लीक स्पोर्ट्स कार पर पड़ती है जो बाहर खड़ी होती है। विंडो नीचे होती है और प्रेस्टन झूठी चिंता के साथ झुक कर पूछता है, क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारे कपड़े गंदे क्यों हैं? विवियन बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठ जाती है, कुछ नहीं, गाड़ी चलाओ। रास्ते में प्रेस्टोन धीरे से बात छेड़ता है, वहाँ सब ठीक नहीं हुआ है ना, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश है, लेकिन चेहरे पर उसके मासूमियत का एक मास्क था। क्या ये सब मेरी वजह से हुआ? जब ऐश को पता चला कि वो एडॉप्टेड है, शायद उसका गुस्सा तभी ठंडा होगा जब वो मुझ पर निकालेगा। हम कभी भी मिले नहीं, लेकिन शायद वो मुझे ही अपनी जिंदगी बर्बाद करने का जिम्मेदार समझता है। प्रेस्टोन धीरे धीरे अपनी ही बातों पर यकीन करने लगता है। अपनी आवाज को अपने ही कानों से सुनकर वो खुद को सेटिस्फाई फील करता है। क्या हमें वापस जाना चाहिए? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और ऐश से खुद माफी मांग लूंगा। बस ऐश वापस घर आ जाए और मेलोडी खुश हो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। विवियन उसकी बात सुनती है और उसका दबा हुआ गुस्सा फिर से उभरने लगता है। वो जोर से विंडो पर हाथ मारती है, मैंने तुमसे कहा था ड्राइविंग पर फोकस करो, तुम्हें उस नालायक का नाम लेने की जरूरत नहीं। इससे प्रेस्टन घबरा जाता है। तभी विवियन का फोन बजता है, वो कॉल उठाती है, क्या बात है? हमने कंफर्म कर लिया है कि ऐश के पीछे वो झूठी अफवाह फैलाने का जो इल्जाम किसी और ने उस पर लगाया था, तो उसके पीछे और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा रियल ब्रदर प्रेस्टन है। जब वो ये सारी बातें सुन लेता है, उसका दिल डूब जाता है और वो अचानक ब्रेक लगा देता है। विवियन उसे घूरती है, प्रेस्टन क्यों? एक पल के लिए उसे उम्मीद होती है कि शायद ये सिर्फ कोइंसिडेंस हो, कोई और बंदा भी हो सकता है उसके भाई के नाम से, लेकिन उसके चेहरे को देखते ही सब कुछ समझ में आ जाता है। लेकिन फिर भी एक बात समझ में नहीं आती, जब ये सब हुआ था तब तो तुम फैमिली में आए भी नहीं थे, फिर तुम्हारे पर ये शक क्यों है? आखिर तुम्हारे पास क्या वजह थी ये सब कुछ करने के लिए? प्रेस्टन तुरंत जवाब देता है, मैंने अभी तो कहा, अगर तुम चाहो कि ऐश वापस आए तो मैं खुद उससे माफी मांग लूंगा। विवियन इस बात से हिल जाती है। सच ये है, वो इस बात की गहराई में जाना ही नहीं चाहती, क्योंकि असली वारिस मिल चुका है। फैमिली अब फाइनली ट्रैक पर आ रही है। वो ऐश के लिए सब कुछ खराब नहीं करना चाहती। आधे घंटे बाद गाड़ी हैरिंगटन एस्टेट के सामने रुक जाती है। ये एस्टेट के मास्टर डिजाइनर ने कई बार रिडिजाइन किया था, हर छोटी से छोटी डिटेल सोची समझी थी, काउंट यार्ड का डिजाइन से लेकर गार्डन के एक एक पत्थर की प्लेसमेंट तक। और हमने उस जगह पर देखा मेलोडी वहाँ पहले से ही वेट कर रही होती है, और जैसे ही वो लोगों को गाड़ी से उतरते हुए देखती है, उसका चेहरा खिल उठता है। लेकिन जैसे ही वो पास आती है और वो देख पाती है कौन है, उसकी खुशी तुरंत उतर जाती है। अपने ही भाई को देखकर उसकी आंखों में निराशा साफ साफ दिख रही थी, क्योंकि इस वक्त वो सिर्फ ऐश को देखना चाहती थी। मेलोडी को जो बोलने ही वाली होती है, लेकिन विवियन हाथ उठाकर उसे रोक देती है। तीनों अंदर चलते हैं। लिविंग रूम में मेलोडी एक जाना पहचाना चेहरा देखती है, और वो जाना पहचाना चेहरा उसके आंटी मे का था। आंटी मे पहले से ही घबराई हुई बैठी होती है। जैसे ही प्रेस्टन अंदर आता है, उसका पूरा चेहरा कांपने लगता है। विवियन स्टाफ को वहाँ से डिसमिस करती है, फिर ठंडी और सख्त नजर से आंटी मे की तरफ देखती है। तुमने कॉन्फिडेंटली एग्रीमेंट साइन किया था, जो तुमने किया वो धोखा है, और अगर मैं चाहूँ तो तुम पर केस कर सकती हूँ, और तुमने जितना भी पैसा कभी कमाया है सब चला जाएगा। ये बात सुनते हुए आंटी मे के पैर कांप रहे होते हैं। वो बिना किसी दबाव के वो सब कुछ सच बोल देती है। ये सब कुछ प्रेस्टन के कहने पर हुआ था। उसने ही मुझे बोला था कि एक लड़की ढूंढने के लिए जो ऐश पर झूठा हैरेसमेंट का इल्जाम लगा सकती है, और इस काम के बदले जो भी मनी मुझे दी गई थी वो सभी इसी ने ही दी थी। ये बात मेलोडी पर बिल्कुल बिजली की तरह गिरती है, क्योंकि ये सब कुछ 1 साल पहले हुआ था। कैसे प्रेस्टन इसमें शामिल हो सकता है? और वो टाइमलाइन समझने की कोशिश छोड़ देती है, और गुस्से से वो प्रेस्टन की ओर देखती है और कहने लगी, तुम इतना घटिया काम कैसे कर
सकते हो। क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुमने ऐश को कितना नुकसान पहुंचाया? मेलोडी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती कि विवियन जोर से कॉफी टेबल पर हाथ से मारती है। बस बहुत हो गया, क्या हमने पहले ही काफी हंगामा नहीं झेला? मेलोडी, वो तुम्हारा खून का भाई है, इतने सालों बिना किसी के सहारे बाहर सफर करता रहा, क्या तुम उसके लिए थोड़ी सी समझ नहीं दिखा सकती? तुम हमेशा उस इंसान की साइड लेती हो, क्यों? वो तो फैमिली का हिस्सा भी नहीं है। विवियन का इतना फेवरेटिज्म देखकर मेलोडी बिल्कुल सुनी रह जाती है। वो खुद को संभाल कर जवाब देने की कोशिश करती है, लेकिन बटलर धीरे से आगे बढ़कर उसे रोक देता है और साइड खड़ा प्रेस्टन चुपचाप एक गहरी सी सांस लेता है, क्योंकि वो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रेडी था। लेकिन विवियन सब इग्नोर कर रही है। विवियन हाथ उठाती है जैसे कुछ कहने वाली हो, लेकिन आखिर में वो हाथ गिरा नहीं पाती। आज के बाद इस बात का कोई जिक्र नहीं होगा। उसके दिमाग में वो पहले ही ऐश से इस बात के लिए माफी मांग चुकी है और उसके लिए ये सब बातें अब पुरानी हो चुकी है। एक आउटसाइडर के लिए फैमिली को तोड़ना उसके हिसाब से बिल्कुल वर्थ नहीं है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है फैमिली की पीस। और प्रेस्टन ने ये सब कुछ क्यों किया, इसका अंदाजा विवियन को है, क्योंकि कई सालों तक उसने अपने असली भाई को ढूंढा, एडॉप्शन रिकॉर्ड चेक किए, फैमिलीज तक पहुंची। 2 साल पहले उसने प्रेस्टन के अडॉप्टेड पेरेंट से कांटेक्ट किया था, कुछ गड़बड़ हो गई थी और उसमें 1 साल लग गया था फाइनल कंफर्मेशन लेने में। उस 1 साल के दौरान उसने कई बार उससे बात भी करी थी और आखिरकार कंफर्म हुआ कि वो लड़का प्रेस्टन ही है। डीएनए वेरिफिकेशन के बाद उसने अपने असली भाई को घर वापस लाया। विवियन सोचती है कि शायद उस 1 साल में प्रेस्टन के एडॉप्टेड पेरेंट्स ने उसे सब कुछ बता दिया होगा और उसका मोटिव शायद इनसिक्योरिटी बन चुका था। ये जान के कि किसी और ने उसकी जगह ली है, उसने डेस्परेशन में ये सब कुछ किया। विवियन इस बात को कुछ हद तक समझ पाती है, लेकिन मेलोडी सब कुछ अलग नजर से देख रही होती है। विवियन को इतनी आसानी से सब कुछ इग्नोर करता देख मेलोडी को बहुत कुछ समझ आ जाता है। विवियन का ऐश के लिए जो बर्ताव है वो अंदर तक बसा हुआ है। उस वक्त ऐश ने उस जुर्म की सजा भुगती थी जो उसने किया ही नहीं था और विवियन की नजरों में वो बस एक बेकार बिगड़ा हुआ लड़का था। अब जाके मेलोडी को सब कुछ समझ में आ जाता है कि ऐश आखिर घर वापस क्यों नहीं आना चाहता। सच उसके सामने है, फिर भी विवियन उसका नाम साफ करने को तैयार नहीं है, तो फिर आखिर वो वापस क्यों ही आएगा? मेलोडी, जाकर फ्रेश हो जाओ, डिनर रेडी है। वो कहती है मुझे भूख नहीं है। विवियन धीरे से कहकर मुड़ जाती है और चलती जाती है। अपने रूम की तरफ जाते हुए बीच में ही एक सोच उसे रोक देती है। क्या सिर्फ एक ही ये चीज थी जो कि प्रेस्टन ने की थी? जितना वो सोचती उतने ही बेचैन हो जाती थी। ऐश के घर में आखिरी साल के दौरान हर वक्त कोई ना कोई प्रॉब्लम उसके साथ होती रहती थी। धीरे धीरे सबका पेशेंस खत्म हो गया था और प्रेस्टन के आने से पहले सिर्फ कुछ दिन पहले ही फैमिली ने ठंडा और फाइनल डिसीजन ले लिया था ऐश को घर से निकाल देने का। अगली सुबह एक म्यूजिक प्लेटफॉर्म की टीम घर पर आती है। वो लोग एक लाइव डॉक्यूमेंट्री शूट करने आए हैं, आर्टिस्ट की डेली लाइफ पर बेस्ड, जो उसके 4 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। जैसे ही लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होती है, लगभग 10,000 लोग तुरंत देखना शुरू कर देते हैं। ये सच में वही जगह है जहाँ ऐश रहता है? क्रू ने गलत एड्रेस तो नहीं लिया? ये नामुमकिन है, ये जगह तो कचरे से भी ज्यादा बदतर है। ये किसी स्टार का घर तो नहीं हो सकता। और ऑनेस्टली अब तक शो काफी रियल रहा है, जल्दी कंक्लूजन पे मत जाओ। मैं दरवाजा खोलता हूँ और बाहर आता हूँ। ऑनलाइन हेट का एक्सपीरियंस पहले से होने की वजह से मुझे पता है लोग कितने ब्रूटल हो सकते हैं, इसलिए मैं इंश्योर करता हूँ कि मेरी फैमिली कैमरे पर ना आए। होस्ट मुझे देखते ही थोड़ा सा शॉक हो जाता है। ये है वो पियानो जीनियस जिसने अभी 4 मिलियन कमाए हैं। उसके सामने जो लड़का खड़ा है वो एक सिंपल क्रू नेक स्वेट शर्ट, फेडेड क्रॉप ट्राउजर और एक नॉर्मल सी स्नीकर्स पहने हुआ है। पूरा आउटफिट शायद $30 से भी कम होगा। होस्ट ने पहले भी बहुत एपिसोड होस्ट किए हैं और हर बार जो आर्टिस्ट सिंपल दिखते थे वो एक्चुअली लग्जरी ब्रांड्स पहने हुए थे जो हजारों डॉलर्स के होते थे, लेकिन इतना जेन्युइनली सिंपल इंसान पहली बार देखा है। व्यूअर्स तो ऑलरेडी एंटरटेन हो रही है। मैंने चेक किया, इसका पूरा आउटफिट शायद $6 का है। ये बंदा कुछ ही दिनों में 4 मिलियन कमा के भी ऐसे ड्रेस कर रहा है। होस्ट अपने यूजुअल सवाल पूछती है, जिसमें क्रिएटिव प्रोसेस, म्यूजिक के पीछे की जर्नी वो पूछती है। मैं अपने प्रिपेयर्ड आंसर्स स्मूथली देता हूँ, उससे कुछ खास मसाले का इनको कुछ मिलता नहीं। और फिर आता है लाइफस्टाइल सेगमेंट। ऐश, तुम आम तौर पर ब्रेकफास्ट कहाँ करते हो? क्या हमें साथ ले चलोगे? मैं सिर हिलाता हूँ, टेबल से अपना फोन उठाता हूँ और होस्ट को बाहर ले जाता हूँ। उसका फोन देखकर सब हैरान रह जाते हैं। इतना पुराना मॉडल है कि जैसे किसी म्यूजियम का पीस हो और स्क्रीन पूरी तरह से टूटी हुई है। ये बंदा ये इतना टूटा फूटा वाला फोन लाया कहाँ से है? हम रोड पर निकलते हैं। आज मैं सच में सोच रहा था कि खुद को थोड़ा सा ट्रीट दूं, बस स्किप करके राइड शेयर ले लूं, लेकिन जैसे ही फोन निकालता हूँ पता चलता है कि मेरे पास राइड शेयर ऐप ही नहीं है और मैं सिर्फ ऐप डाउनलोड करने के लिए अपना डेटा वेस्ट करने वाला नहीं हूँ। इसलिए मैं क्रू को बस स्टॉप की तरफ ले जाता हूँ। सुबह का रश आवर अपने पीक पर है। इस जगह में वैसे भी ट्रांसपोर्टेशन कवरेज वीक है, तो आसपास के सब लोग एक ही स्टॉप पर
पर जमा हो गए हैं। क्रू भीड़ को देखते ही हुई शॉक हो जाती है। लोग बैठकर, झुककर, खड़े होकर, हर डायरेक्शन में बस लोग ही लोग हैं। होस्ट का चेहरा देखकर लगता है जैसे उसने पहले ही होप छोड़ दी हो कि वो बस में चढ़ पाएगी। फिर अचानक भीड़ में एक मूवमेंट होती है जैसे ही बस आती है। हर एक इंसान के चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन आ जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए इस बस में चढ़ना ही है। लाइव कमेंट में तो बिल्कुल धमाका सा हो जाता है, क्योंकि म्यूजिक हिस्ट्री में पहली बार कोई फिल्म क्रू रश आवर बस में चढ़ रही है और ये बंदा हर मिनट में और इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसमें 0 स्टार एटीट्यूड है। क्रू मुश्किल से बस में चढ़ पाती है। बस झटके खाती हुई राउट पर आगे बढ़ती है। लोग एक दूसरे से ऐसे चिपक रहे थे जैसे तुम्हारी बहन तुम्हारे हाथ में कुछ खाने की चीज देख ले और चिपकना शुरू कर दे। बहन को रोस्ट करने में अपना ही मजा है। मेरी भी बहन है लेकिन मैं जस्ट मजाक कर रहा हूँ। लव यू सिस्टर, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे अपनी बड़ी बहन से जूते नहीं खाने। कमेंट में तुम लोग भी लिख लो। 5 स्टॉप्स के बाद ही एक होस्ट का चेहरा सफेद पड़ जाता है क्योंकि उसे उल्टी आने वाली होती है। थैंकफुली मैं अगले स्टॉप पर उतर जाता हूँ। अब तक लगभग 10 बज चुके होते हैं और इस वक्त मैं यूजुअली ब्रेकफास्ट स्किप करके सीधा लंच कर लेता हूँ। होस्ट सिर हिलाती है और मुझे आगे चलने का सिग्नल देती है, लेकिन इधर उधर देखकर उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ एक भी प्रॉपर रेस्टोरेंट नहीं है। ऐश हमें ले कहा जा रहा है। उसे आंसर तुरंत मिल जाता है। मैं एक पुरानी सी टूटी फूटी कन्वीनियंस स्टोर के अंदर चला जाता हूँ जो कि बिल्कुल शांत और खाली है। 24 घंटे खुली रहती है, बस कुछ लेट नाइट रेगुलर कस्टमर्स के सहारे चल रही है। कई मुश्किल रातों में ये जगह मेरी बहुत मदद कर रही थी क्योंकि यहाँ की हर एक चीज सस्ती है। सी फूड, इंस्टेंट नूडल्स, फिर से पानी अभी उबला हुआ है। काउंटर के पीछे जो ओनर सो रहा था मुझे देखते ही तुरंत उठ जाता है। एक चाय वाले से अंडा और एक सॉसेज भी ऐड कर देता हूँ। सॉसेज प्रॉपर मीट वाला, स्टार्च वाले नहीं। ओनर के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। अरे आज स्कॉलरशिप का पैसा मिला है क्या? काफी टाइम के बाद एक्स्ट्रा ऑर्डर किया है तुमने? वो जल्दी जल्दी तैयारी करता है। मैं कोड स्कैन करके पेमेंट करता हूँ। नूडल्स लेके बाहर आता हूँ और दुकान के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर आराम से खाना शुरू कर देता हूँ। ये सीन देखकर व्यूअर्स बिल्कुल चुप हो जाते हैं। उनको लगता है कि मैं कैमरा के लिए एक्टिंग कर रहा हूँ क्योंकि ये सब कुछ चीजें एक आम पर्सन के लिए कुछ ज्यादा ही ड्रामेटिक लग रही थी क्योंकि मैंने मिलियंस कमाए हैं। मिलियंस कमाने वाला बंदा इंस्टेंट नूडल खा रहा है, इम्पॉसिबल। ओनर का रिएक्शन उन लोगों ने जब देखा सिर्फ अंडा और सॉसेज ऐड करने पर शॉक हो गया। मतलब नॉर्मली ऐश ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन ये चीजें इतनी ज्यादा सिंपल लग रही है कि एक स्टेज परफॉर्मेंस जैसी हो। कॉन्ट्रास्ट इतना ज्यादा है कि रियल ही नहीं लगता। होस्ट फिर पूछती है, ऐश क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ जो फैंस जानना चाहते हैं? मैं बाइट निकलता हुआ सिर हिलाता हूँ। पहला सवाल, क्या आप अपना फोन कैमरा को दिखा सकते हैं? यह सवाल मुझे थोड़ा सा सरप्राइज करता है। मुझे समझ में नहीं आता कि वो कहाँ ले जाना चाहती है बात को, लेकिन 4 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मैं मना नहीं करता। मैं फोन उठाकर दिखा देता हूँ और जैसे ही कैमरा जूम करता है व्यूअर्स को सब कुछ नजर आता है क्योंकि स्क्रीन पूरी तरह से टूटकर जेली जैसी बन चुकी है और पावर बटन दबाने पर रिस्पॉन्स आने में पूरे 3 सेकंड लगते हैं। ऐश इतनी टैलेंट होने के बाद भी ये पैसे की बात तो नहीं हो सकती। मैं नीचे देखकर हल्की सी मुस्कान देता हूँ, लेकिन उसमें कोई खुशी नहीं है। 20 साल की उम्र में मुझे टर्मिनल लिवर कैंसर डायग्नोज हुआ। 1 साल से भी कम वक्त बचा है। मटेरियल चीजें कब का अपनी इम्पोर्टेंस खो चुकी है। जिन लोगों को फैमिली होना चाहिए था उन्होंने ही मुझे ठुकरा दिया। एक अमीर घर में रहते हुए भी मुझे एक आवारा कुत्ते से भी बदतर ट्रीट किया गया। लेकिन ये सब दुनियादारी दुनिया को बताने का इरादा नहीं रखता क्योंकि मुझे किसी की भी सिंपैथी नहीं चाहिए। होस्ट मेरे मूड चेंज को फील कर लेती है और बात को तुरंत दूसरी डायरेक्शन में ले जाती है। नेक्स्ट सेगमेंट स्टार्ट कर देती है। लाइव शूट तो उस मोमेंट को इग्नोर कर देता है, लेकिन ऑनलाइन दुनिया में बस वही एक टॉपिक बन जाता है। 2 जबरदस्त पियानो पीसेस अचानक सामने आए हैं जैसे कहीं से भी। सिर्फ कुछ ही दिनों में उसका नाम हर जगह ट्रेंडिंग टॉपिक्स में छा गया है। 20 से ज्यादा एंट्रीज और बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे स्ट्रीम के क्लिप्स हर प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे हैं उसी तरह ही इंटरनेट पर डिबेट शुरू हो जाता है। बात यही चल रही थी, कौन सोचता है कि एक रात में मिलियंस का स्टार बनने वाला बंदा एक सिंपल सी जिंदगी जी रहा होगा बिल्कुल हमारी तरह। वो सफर करता है पब्लिक बस में जिसमें उसे धक्के खाने पड़ते हैं, वो भी हमारी तरह। सड़क के किनारे वो इंस्टेंट नूडल खा रहा था जो कि बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। इसका मतलब कुछ व्यूअर्स इस ऐश के उससे ज्यादा बेटर जिंदगी जी रहे हैं। मगर सवाल उठता है पर क्यों? होस्ट ने उस बात को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? कितना बेकार काम है। कुछ लोग पोस्ट डालते हैं कि ऐश असल में रिवरस्टोन सिटी के सबसे अमीर औरत का रियल भाई है, लेकिन
अब ये सब बकवास लग रहा है क्योंकि उन लोगों ने हैरिंगटन एस्टेट ऑनलाइन देखा है, इतनी लग्जरी है कि ये सब कुछ झूठ लगता है। कुछ लोग रिवरस्टोन सिटी के सबसे पावरफुल हाउस होल्ड को बहुत गालियां देने लगते हैं, कहते हैं कि बड़ी फैमिलीज इन्वेस्ट करती है, लेकिन ये तो अनहेल्थी लेवल की कंजूसी है जो कि सिर्फ ऐश को ही झेलनी पड़ रही है। इसी बीच जो राइवल कंपनीज जो कि उसकी पॉपुलैरिटी से जेलस हो रही थी, तुरंत मौका देखकर पेड ट्रोल्स भेज देती है। वो लोग उसे मिस्र बोलते हैं, पैसे का दीवाना, ऑब्सेस्ड विद मनी, क्योंकि खुद पर खर्च नहीं करता, बस शाम की तरह अपने ट्रेजर को इकट्ठा कर रहा हो और बस मरते दम तक अपनी कब्र तक ले जाएगा। उनका प्लान सिंपल है, अगर उसकी रेपुटेशन तोड़ दी तो ऑडियंस वापस उनके आर्टिस्ट की तरफ चली जाएगी। कमेंट सेक्शन तुरंत टॉक्सिक हो जाते हैं, हर तरफ से पर्सनल अटैक आने लगता है, लेकिन सिचुएशन जल्दी पलट जाती है। एक वीडियो पोस्ट होती है और उस वीडियो के पीछे एक इंसान होता है। उस बंदे का नाम इवान, उसका रूममेट जिस पर पैसा उधार थे। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है ऐश का कॉलेज रूममेट होने के नाते और अपनी रीसेंट फाइट के बारे में सच बताता है, फिर सीधा अपॉलॉजीज देता है। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात, वो ऐश के सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। मैं ऐश के कैरेक्टर के लिए बिना झिझक खड़ा हूँ, वो वैसे ही है, सिंपल, सीधा और नेचुरली फ्रूगल। तो लोग कह रहे हैं कि वो एक्टिंग कर रहा है, ये पैसा इलीगल जगह यूज किए गए हैं। अगर ऐश चाहे मैं सब एविडेंस देने को तैयार हूँ, लॉयर से बात कर चुका हूँ, आओ देखते हैं। फिर इवान फैमिली वाली रूमर्स पर भी बात करता है। ऐश कभी रिवरस्टोन के सबसे अमीर फैमिली का छोटा भाई माना जाता था, लेकिन वो एडॉप्टेड था। अब वो अपनी असली माँ के साथ रहता है और वीडियो यहीं पर ही खत्म हो जाती है। घबराओ मत मेरे सब्सक्राइबर्स, अपनी वीडियो नहीं, ये जो बंदा बोल रहा था उसकी वीडियो। मुझे पता है झटका तो लगा होगा और यही सोच रहे होगे कि भाई ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, लेकिन फिक्र मत करो, पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 भी आएगा। सच तो ये है कि इवान डर गया है, अब ऐश फेमस हो चुका है, पुराने उधार ये बातें कभी भी सामने आ सकती हैं। अगर ऐश ने रेस्टोरेंट वाली इंसिडेंट को लेकर कुछ पोस्ट कर दिया तो उसके भाई की जॉब भी जा सकती है, इसलिए उसने खुद को फोर्स करके ये वीडियो बनाया। ऑनेस्टली वो खुश है कि ये काफी सिंसियर और सही टाइमिंग पर लग रहा है, इसकी नर्व्स थोड़ी सी सेटल हो जाती हैं। ये वीडियो एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है, लोग पुराने न्यूज आर्टिकल्स ढूंढ निकलते हैं जहां उसकी माँ के सैलून तक अपने बेटे को ढूंढने की कहानी तक लिखी होती है और अचानक ऐश के अंदर का बोझ लोगों को समझ आने लगता है। तभी म्यूजिक प्लेटफॉर्म भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करता है, ऐश के दोनों पियानो पीसेस का पूरा कॉपीराइट पेमेंट सीधा उसके माँ के पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। ये एक मूव पूरे पब्लिक ओपिनियन को पलट देता है। जो राइवलरी का कैंपेन था, मतलब कि जो लोग उसे बुरा दिखाना चाहते थे, उन पर ही उनकी बात पलट जाती है और उनकी इन हरकतों से अब ऐश के लोग अब उससे और भी ज्यादा लगाव करने लगते हैं और लॉयल फैंस में बदल जाते हैं। और बिना कुछ पोस्ट किए ऐश के अकाउंट पर एक रात में 5 लाख नए फॉलोवर्स आ जाते हैं। भाई मेरे भी 1 लाख करवा दो यार। मैं स्क्रीन की तरफ देखता हूँ जहाँ कमेंट्स भर भर के आ रहे हैं जो कि बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं, सपोर्टिव और इनकरेजिंग थे। मैं थोड़ी देर के लिए रुकता हूँ और मेरे अंदर कुछ हल्का सा पिघलता है। सबका शुक्रिया जो आप लोग कंसर्न दिखा रहे हो। कुछ लोग डोनेशन की बात कर रहे थे, मैं दिल से अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कुछ दिन के बाद मेलोडी की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, उसकी नींद बिल्कुल उलट जाती है, मेंटल स्टेट धीरे धीरे टूटने लगती है। वो बार बार ऐश और मिस्टर वेल को मैसेज भेजती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता, बस बिल्कुल खामोशी उसे रिस्पॉन्स में दी जाती है और फिर वो अपनी यादों में डूब जाती है। बचपन याद आता है जब ऐश ने उसे कितने प्यार से बहन बोला था, उसके हर मूड स्विंग को बिना कंप्लेन के झेला था। उसे अपनी पुरानी प्रिंसेस कॉम्प्लेक्स याद आती है, जब प्रैक्टिस के दौरान कोई नोट गलत हो जाता तो वो गुस्सा उल्टा ऐश पर निकालती थी, उस पर चिल्लाती थी, बेकार की बातों पर उससे झगड़ती थी, सिर्फ इसलिए भी क्योंकि वो उससे बेहतर बजाता था। और उस बात से उसके अंदर की इनसिक्योरिटी, उसकी जलन और ज्यादा भड़क उठती थी। वो उस पे चिल्लाती थी, उसे घर से निकल जाने को कहती थी कि वो उससे नफरत करती है और कभी उसके साथ प्रैक्टिस नहीं करेगी। लेकिन हर बार ऐश बस हल्का सा मुस्कुरा देता, ना कोई बहस ना कोई जवाब। अगले दिन जैसे कुछ हुआ ही ना हो, वो फिर से उसे बहन कह के बुलाता और उसके साथ पियानो की प्रैक्टिस दोबारा शुरू कर देता। फिर याद बदलती है वो दिन जब पहली बार मेलोडी ने अपना ईगो साइड रखा और उससे माफी मांगने गई, लेकिन ऐश ने उसे वापस मोड़ दिया। वो तस्वीर उसके दिल को चाकू की तरह चीर देती है, उसे मजबूर कर देती है ये मानने पर कि अब वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। ऐश तुम इतने ठंडे कैसे हो गए हो, तुम पहले कितने जेंटल थे, मुझे पता है गलती मेरी थी, तो फिर तुम मुझे एक छोटा सा चांस भी क्यों नहीं दे रही हो। मेलोडी के आंसू रुकते ही नहीं। अगर उसे पहले सच पता होता कि ऐश बर्फीली आंधी में जाकर उसके टीचर के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, तो वो कभी भी उसे घर से निकालने के लिए एग्री नहीं करती। वो ऐश के लिए दुनिया से लड़ जाती। कल ही विवियन ने सच कंफर्म किया था, फिर भी उसने
साइड लेना चुना। फिर भी उसने ऐश का नाम साफ करने से मना कर दिया और मेलोडी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि उसके खिलाफ खड़ी हो सके। सिर्फ पियानो ड्यूड ही नहीं, उसके पीछे भी ऐश ने उसके लिए कितना कुछ किया था और अब जब वो चला गया है तब जाकर मेलोडी को उसकी वैल्यू समझ आ रही है। ये सोच उसे तोड़ देती है और वो कांपने लगती है, आंसू रुकते ही नहीं। वो अपना चेहरा साफ करती है और फोन उठाती है। मिस्टर वेल का चैट खुलता है मगर उसका प्रोफाइल अभी भी ग्रे है। जितनी देर तक साइलेंस पढ़ता जाता है उतनी ही पक्की हो जाती है वो बात कि मिस्टर वेल ही एस्टन है। उसकी उंगलियां कांपती है जब वो पुराने मैसेजेस स्क्रॉल करती है। हर एक वो लफ्ज पढ़ती है जो मिस्टर वेल ने उसने कभी इनकरेज करने के लिए भेजे थे। जब उसका पहला ओरिजिनल सॉन्ग हर प्लेटफॉर्म पर हिट हुआ था वो सबसे पहले मिस्टर वेल को बताती है। उसने उसके साथ सेलिब्रेट किया लेकिन साथ ही एक वार्निंग भी दी, एक हिट काफी नहीं होती, अगर तुम दूसरा और तीसरा नहीं दे पाई तो लोग तुम्हें उतनी ही जल्दी भूल जाएंगे। म्यूजिक इंडस्ट्री शूटिंग स्टार से भरी पड़ी है जो एक पल के लिए चमकते हैं फिर हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। मेलोडी दोबारा अपनी इनसिक्योरिटी में डूब जाती है। वो प्लान कर रही थी खुद को बंद करके कुछ नया लिखने का, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल उलझा हुआ है। ना कोई इंस्पिरेशन ना एक सिंपल सा कोड भी बन पा रहा था। अभी उसकी नजर मिस्टर वेल के प्रोफाइल पर एक चीज पर पड़ती है, एक ऑटोमेटिक लोकेशन चेक इन पोस्ट। कोई टेक्स्ट नहीं, बस एक जगह। वो थी हॉस्पिटल, वही हॉस्पिटल जिसे वो पहचानती है। जब विवियन ने उसकी मेल न्यूट्रिशन का जिक्र किया था तब मेलोडी ने चुपके से उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स चेक किए थे और हर पेज पर इसी हॉस्पिटल की स्टैम्प थी। अब सब क्लियर हो जाता है ये वही है, लेकिन ये खुशी सिर्फ एक सेकंड तक टिकती है, फिर एक ठंडी सी उसकी घबराहट उसके दिल को पकड़ लेती है। ऐश दोबारा हॉस्पिटल क्यों आया है, इस बार क्या मिला? मेलोडी इंतजार नहीं करती, अपनी चीजें उठाती है और सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ती है। वो ऐश के डॉक्टर हार्मोन को ढूंढ लेती है। डॉक्टर, मैं ऐश की बहन हूँ, मुझे उसकी कंडीशन के बारे में बताइए। डॉक्टर उसे देखता है और थोड़ी सख्त आवाज में कहता है, अगर तुम उसकी बहन हो तो तुम कभी उसके साथ फॉलो अप अपॉइंटमेंट पर क्यों नहीं आई? डॉक्टर हार्मोन ने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा मेडिसिन में गुजारा है, हजारों पेशेंट देखे हैं और काउंटलेस अलविदा के लम्हे, वो भी टर्मिनल इलनेस में। मेंटल पेन अक्सर फिजिकल पेन से भी ज्यादा होता है, इसलिए जब ऐसी डायग्नोसिस होती है डॉक्टर पहले फैमिली को बताते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कितना सच बताना है। डॉक्टर हार्मोन को मेलोडी इसलिए याद है क्योंकि ऐश हमेशा अकेला आता था, कभी कोई उसके साथ नहीं होता था। मेलोडी डॉक्टर के टोन में कुछ महसूस करती है, एक हेवीनेस, एक छुपा हुआ सच। उसका दिल सीधा गिर जाता है, क्या मेरे भाई को टर्मिनल डिजीज है? डॉक्टर कहता है, आई एम सॉरी, ये पेशेंट की प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, अगर तुम वैसे ही क्लोज हो जैसा तुम कह रही हो तो जाकर उसे खुद पूछ लो। अब कुछ और बाहर और पेशेंट वेट कर रहे हैं। मेलोडी बिल्कुल चुप रह जाती है। वो ऑफिस से बाहर निकलती है जैसे कोई रूह अपनी बॉडी को छोड़ के जा रही हो। डॉक्टर ने सीधा कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके अंदर जो डर बढ़ रहा था अब उसको इग्नोर करना मुश्किल है। हॉलवे लोगों से भरा हुआ है, हर पेशेंट के साथ फैमिली खड़ी है, उन्हें संभालते हुए धीरे धीरे से तसल्ली देते हुए। कुछ लोग अपनी रिपोर्ट्स को कांपते हाथों से पकड़ते हुए हैं और उनके पास खड़े अपने लोग उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ ये सोच ही मेलोडी को तोड़ देती है। अगर ऐश को सच में टर्मिनल डायग्नोज हुआ हो और वो अकेला खड़ा हो अपनी रिपोर्ट्स हाथ में लिए तो उसने कितना होपलेस फील किया होगा। नहीं, खुद को मत डराओ, ऐश ठीक होगा, वो सिर्फ 20 साल का है, इतना यंग है। मेलोडी खुद को फोर्स करती है ये सोचने पर। वो हॉस्पिटल से बाहर निकलती है जैसे ट्रांस में हो और फिर बाद में कार में बैठ जाती है। फिर फोन निकालती है, ऐश की रिसेंट लाइव स्ट्रीम का क्लिप प्ले करती है और ड्राइवर लो को देखती है। लो, देख के बताओ ये रिवरस्टोन सिटी का कौन सा एरिया है? आयरनी इतनी हैवी है कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। जब मेलोडी ऐश के साथ एक ही घर में रहती थी तब उसकी जिंदगी की कोई परवाह नहीं थी और अब जब वो खुद घर से निकल चुका है वो उसकी हर मूवमेंट को ट्रैक कर रही है। ड्राइवर लो तेज नजर वाला है, वो एरिया तुरंत पहचान लेता है। तभी डोर बेल बजती है। सोफी उछलती हुई डोर की तरफ भागती है। जैसे ही वो हैंडल तक पहुंचने के लिए पैरों के अंगूठे पर खड़ी होती है उसे अपनी माँ की स्ट्रिक्ट वार्निंग याद आती है। वो एक छोटा स्टूल खींच लेती है, उस पर चढ़कर कीप होल से बाहर झांकती है। बाहर एक खूबसूरत औरत खड़ी है डार्क सनग्लासेस में और वो अजीब से फेमिलियर लग रही है। मेलोडी दोबारा से डोरबेल बजाती है, कोई जवाब नहीं। वो मुड़कर जाने वाली होती है तभी सिक्योरिटी डोर हल्का सा खुलता है और एक छोटी सी गुड़िया जैसी लड़की बड़ी बड़ी आंखों के साथ धीरे से बाहर झांकती है। जो ही सोफी मेलोडी को देखती है तो वो एक्साइटमेंट से कांप रही होती है। वो कहती है, आप मेलोडी हो ना, वो टीवी स्टार सुपर सिंगर? मेलोडी मुड़कर छोटी सी लड़की का चेहरा देखती है। उसका ऐश से रिजेम्बलेंस इतना क्लियर होता है कि तुरंत पहचान आ जाता है। वो एक पल के लिए रुकती है, फिर अपने सनग्लासेस उतार कर प्यारी सी स्माइल देती है। हाय गुड़िया, ये ऐश का घर है? सोफी का चेहरा तुरंत लाल हो जाता है जैसे एक छोटा सा सेब। वो कहती है, हाँ, ऐश मेरा सबसे कूल भाई है। फिर वो कहती है, मेलोडी मेरी पूरी क्लास आपकी डाई हार्ट फैन है, हमने आपके सारे गाने सुने हैं।
हैं, आपकी आवाज बहुत अमेजिंग है। ये सुनकर मेलोडी का चेहरा बिल्कुल नरम हो जाता है। फिर वो पूछती है, भाई घर पर है क्या? मैं अंदर आ सकती हूँ? या पीने को थोड़ा सा पानी मिल सकता है? सोफी इतनी जोर से सिर हिलाती है जैसे उसका पूरा सर ही हिलने लगता है, उसका सिर धड़ से अलग ही हो जाएगा। वो मेलोडी का हाथ पकड़ के उसे अंदर ले जाती है, सीधा फ्रिज के पास भागती है, एक जूस बॉक्स निकालती है, फिर खोल खोल कर अपना सीक्रेट स्नैक्स का स्टैश निकालती है। वो ट्रीट्स जो कि उसने संभाल कर रखे थे। मेलोडी एक पॉप स्टार होने के नाते स्ट्रिक्ट नो शुगर डाइट फॉलो करती है, लेकिन इस छोटी सी लड़की को मना नहीं कर पाती। वो एक चिप्स का पैकेट खोलती है और सोफी के साथ शेयर करती है। दोनों बात करते हुए हंस रहे होते हैं, तब मेलोडी नोटिस करती है सोफी के आंखों के किनारे पर सूखे आंसू के निशान, जो इस बात को इंडिकेट करती है ये लड़की क्लियरली अकेले रो रही थी। मेलोडी एक टिश्यू निकालती है और प्यार से पूछती है, सोफी क्या हुआ? क्या तुम्हें किसी ने परेशान किया? तुम मुझे सब बता सकती हो, मैं एक बिग स्टार हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगी। ये सॉफ्ट अल्फाज सुनते ही सोफी के होंठ कांपने लगते हैं, वो फिर से जोर जोर से रो पड़ती है। मेलोडी थोड़ा सा सरप्राइज होती है, लेकिन तुरंत उसे अपनी बाहों में ले लेती है और उसकी बैक रब करती है। रब करवाने का तरीका, रो मत, तुम बहुत अच्छी बच्ची हो और तुम्हारा भाई अब बहुत बड़ा आदमी है। अगर स्कूल में कोई तुम्हें तंग करे तो तुरंत ऐश को बता देना और वो मिलकर सब ठीक कर देंगे। इसे संभालते हुए मेलोडी की नजर टेबल कॉफी पर पड़ती है, जहाँ एक पुराना फोन रखा होता है। स्क्रीन अभी भी ऑन है, शायद ये ऐश की माँ हेलेन का बैकअप फोन है ताकि वो बच्चों से कांटेक्ट में रह सके। स्क्रीन पर क्लास पेरेंट्स ग्रुप चैट ओपन होता है, मैसेजेस रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेलोडी का इंस्टिंक्ट कहता है तो ये सब सोफी के आंसू की वजह है। वो बिना सोचे फोन उठाती है और सबसे ऊपर पिन अनाउंसमेंट देखती है, गुड इवनिंग पेरेंट्स, टीचर अप्रिसिएशन डे के लिए एक डिनर और गिफ्ट्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। टोटल कॉस्ट 43 फैमिलीज में डिवाइड होंगे, हर घर से 93 युआन रिसीव होंगे। प्लीज जल्दी पेमेंट ट्रांसफर करिए और कंफर्म करिए। मेलोडी के गले लगकर सोफी आखिरकार सब कुछ बता देती है। मेलोडी, क्या सच में मैं स्टूपिड हूँ? मेरी लैंग्वेज टीचर्स रोज पूरी क्लास के सामने मुझे डम बोलती है और कहती है मुझे स्कूल से निकलवा देगी। ये सुनते ही मेलोडी का चेहरा सख्त हो जाता है। कौन सा एलिमेंट्री स्कूल टीचर ऐसे थ्रेटन करता है? क्या ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हेलेन ने गिफ्ट फंड का पैसा नहीं दिया और अब टीचर्स बदला ले रहे हैं? मेलोडी धीरे से उसके बाल सहलाती है और कहती है, सोफी तुम बिल्कुल भी स्टूपिड नहीं हो, मेरे हिसाब से तुम सबसे स्मार्ट बच्चों में से एक हो। वो टीचर बस तुम्हें डरा रही है। तुम जैसी स्वीट और अच्छी लड़की के साथ कोई प्रिंसिपल कभी ऐसा होने नहीं देगा। सोफी के चेहरे पर एक छोटी सी होप दिखती है, लेकिन अगले ही पल वो फिर से डर में डूब जाती है। वो भी ये कहते हुए, लेकिन वो टीचर बहुत ज्यादा स्केरी है, क्योंकि सिर्फ इस वीक में ही उसने मुझे कई बार पूरी क्लास के सामने खड़ा किया और सबके सामने मेरा होमवर्क फाड़ दिया। पिछले वीक उसने मेरे डेस्क को पीछे कॉर्नर में शिफ्ट कर दिया, बिल्कुल डस्टबिन के पास, और कहा तुम जैसे स्टूडेंट्स की जगह यही होती है। मेलोडी ये सब कुछ सुनकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है, फिर उसके अंदर गुस्सा आग की तरह भड़क जाता है। एक टीचर इतना नीचे कैसे गिर सकता है? मेलोडी अपने बचपन की तकलीफ को याद करती है, जब वो लोग जो तुम्हें प्रोटेक्ट करने चाहिए वही तुम्हारे कॉन्फिडेंस तोड़ देते हैं। एक छोटी सी बच्ची की सेल्फ वर्थ को इस तरह तोड़ना, ये कैसे कोई टीचर कर सकता है? कैसे ये खुद को टीचर कहती है? लेकिन फिर भी सवाल ये है कि कोई इतनी प्यारी सी बच्ची से इतना नफरत क्यों ही करेगा? मेलोडी को समझ में नहीं आता। प्यार से समझाने पर सोफी आखिरकार पूरी सच्चाई बता देती है। हर क्लास मीटिंग में वो टीचर अपनी प्राइवेट ट्यूशन का हिंट देती है। वो कहती है स्कूल के बाद उसके घर आकर होमवर्क करो, लेकिन उसकी फीस बहुत ज्यादा है। मैं जानती हूँ मॉम इतनी ऑलरेडी मेहनत करती है, ओल्ड जॉब्स करती है, मैं उन पर और बोझ नहीं डालना चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें कभी बताया ही नहीं। सब कुछ एकदम क्लियर हो जाता है। फोर्स्ड गिफ्ट कलेक्शन और ये प्राइवेट ट्यूशन स्कीम, पिक्चर बिल्कुल साफ है। वो टीचर एक प्रेडेटर है और सोफी उसका टारगेट। मेलोडी छोटे से साफ सुथरे अपार्टमेंट को देखती है और महसूस करती है कि हेलेन ने इतने सालों से कितना सब अकेला उठाया है। सोफी सिचुएशन समझती है और मजबूरन अपनी उम्र से ज्यादा जल्दी मैच्योर हो गई है। और सबसे बुरी बात, पेड प्राइवेट ट्यूशन चलाना एक सीरियस एथिकल वॉयलेशन है, क्योंकि टीचर ओपनली पैसा डिमांड नहीं कर सकते, इसलिए हेलेन को कुछ नहीं पता और उस टीचर ने अपना सारा गुस्सा एक मासूम बच्ची पर निकाल दिया। मेलोडी सोफी के पास झुककर कहती है, बस सोफी डरो मत, मैं हूं ना। तुम्हें पता है तुम्हारा भाई अब कितना अमेजिंग है। उसने 2 इतने पावरफुल सॉन्ग्स लिखे हैं कि बड़े लेबल्स ने उन्हें करोड़ों में खरीदा है। वो अब अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। अगली बार जब वो बुली टीचर तुम्हें तंग करे, सीधा घर आकर ऐश को बता देना। तुम्हें अकेले सफर करने की जरूरत नहीं है। सोफी को इन सब
बातों का मतलब पूरी तरह समझ नहीं आता, लेकिन मेलोडी की आवाज में जो कॉन्फिडेंस था वो उसे एकदम सेफ फील करती है। मेलोडी चैट स्क्रॉल करती रहती है और एक और रिडिकुलस असाइनमेंट देख लेती है। पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ एक टैलेंट शोकेस वीडियो बनाना है। चैट ऑलरेडी वीडियो से भरा हुआ है, पेरेंट्स और बच्चे गाते नाचते हुए, मगर सिर्फ सोफी ने कुछ भी सबमिट नहीं किया था और मेलोडी को सब कुछ समझ में आ जाता है। सोफी अपनी थकी हुई माँ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने ये बात छुपा ली। मेलोडी मुस्कुराती है, कैसा रहेगा मैं यहाँ रुक जाऊँ और हम दोनों मिलकर पियानो फॉर हैंड्स ड्यूट रिकॉर्ड करें। सोफी की आंखें एक्साइटमेंट से बड़ी हो जाती हैं। मैं एक रियल सुपरस्टार के साथ वीडियो बनाऊंगी। मेलोडी हंसती है और सिर हिलाती है कि हाँ। उसकी नजर रूम के कोने में रखे हुए अपराइट पियानो पर पड़ती है और एक पल के लिए वो कहीं और खो जाती है। पियानो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है, चमकता हुआ वुड, साफ ब्लैक और व्हाइट कीज। इस छोटे से घर में वो बिल्कुल अलग ही लग रहा है। सोफी तुरंत भागकर पियानो बेंच पर बैठ जाती है। वो कहती है ये मेरे भाई ने मेरे लिए बर्थडे पर दिया था, खूबसूरत है ना, मैं इसे रोज पॉलिश करती हूँ। मेलोडी उसके पास बैठकर प्यार से कहती है बहुत खूबसूरत है, हमारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है। सोफी अपना पीस चूज करती है और फोन सेट करती है रिकॉर्डिंग के लिए। मेलोडी अपना हाथ पोजीशन करती है हल्के से स्माइल के साथ। मैं लोअर कीज कोड्स प्ले करूंगी, तुम मेलोडी संभालो। गलतियां करने से डरो मत। सोफी अपनी गर्दन सीधी करती है फुल कॉन्फिडेंस के साथ और एक ब्राइट साफ मेलोडी पूरे रूम में गूंज उठती है। मेलोडी की नजर धुंधली पड़ जाती है क्योंकि इस छोटी सी लड़की में वो अपना पुराना आप देख लेती है। वही प्राउड फियरलेस रूह, वही पतली सफेद उंगलियां, वही नरम बाजू और कैमरे की तरफ सीधा देखने वाली वो बेडर हिम्मत। ये म्यूजिक उसके अंदर कुछ गहरा हिला देता है। उसे याद आता है वो ब्रूटल ऑडिशन और ऐश का उसके लिए लड़ना। बर्फीली आंधी में थिएटर की सर्दी से जमते हुए स्टेप पर घुटनों के बल बैठकर भीख मांगने वाले की तरह सिर्फ उसके लिए एक चांस मांग रहा था। तुम ठीक हो। छोटा सा पीस खत्म हो चुका है लेकिन मेलोडी अभी भी फ्रोजन बैठी है, हाथ हवा में तहरे हुए। सोफी की आवाज उसे वापस लाती है। वो सॉरी कहती है, मैं थोड़ी देर के लिए खो गई थी, तुमने बहुत अच्छा बजाया। सोफी तुम में सच में टैलेंट है। सोफी का चेहरा चमक उठता है अपने आइडल से ये सुनकर। तभी मेलोडी का फोन जोर जोर से वाइब्रेट करने लगता है। वो कॉल उठाती है और बोलने का मौका भी नहीं मिलता कि उसका मैनेजर फट पड़ता है। तुम कहाँ हो? आज का अपीयरेंस भूल तो नहीं गई? पूरे क्रू तुम्हारा वेट कर रहा है। मेलोडी एकदम के लिए स्टिल हो जाती है, फोन पर डेट देखती है और जैसे थप्पड़ लगता है। पिछले कुछ दिनों की बेचैनी और स्लीपलेस नाइट ने उसका टाइम का सेंस ही मिटा दिया था। वो जल्दी जल्दी माफी मांगती है और कहती है कि तुरंत पहुंच रही हूँ। कॉल कट करने के बाद वो इधर उधर घूमने लगती है टेंशन में। जैसे ही वो जल्दी से निकलने वाली होती है उसकी नजर एक चीज पर पड़ती है। कॉफी टेबल के नीचे डस्टबिन में एक खाली मेडिसिन बोतल। वो उसे उठाती है। सोफी ये क्या है? सोफी कहती है मैंने भाई के बेड के नीचे ये सफाई करते हुए पाया था, खाली था इसलिए फेंक दिया। मेलोडी बोतल को घुमा कर देखती है लेकिन लेबल जानबूझकर हटा दिया गया है। उसका दिल डूब सा जाता है। वो तुरंत फोटो खींचकर एक फेमस मेडिकल प्रोफेसर को कॉल करती है। लेबल बिल्कुल हटा दिया गया है, एग्जैक्ट नहीं कह सकता लेकिन शेप और पैकेजिंग देखकर लगता है ये स्ट्रॉन्ग लिवर मेडिकेशन है। लिवर मेडिकेशन? ये वर्ड मेलोडी पर हथौड़े की तरह गिरता है। जो डर वो दबा रही थी अब सॉलिड सच बनकर सामने आ जाता है। ऐश के स्कूल के रिकॉर्ड्स में सेवियर हेपेटाइटिस मेंशन था, वो भी मेल न्यूट्रिशन की वजह से। वो पूछती है स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं बता सकते? बोतल को पास लाकर स्मेल करो। मेलोडी कप खोलती है और गहरी सांस लेती है। एक तीखी कड़वी स्मेल उसके होश उड़ा देती है। सिर्फ स्मेल से ही गला कड़वा लग रहा था। बोतल लैब में ले जाओ, मैं एग्जैक्ट कंपाउंड चेक कर लूंगा। इसी वक्त रिवर स्टोन के सिटी के एक एडिटिंग रूम में ऐश इस कट के बारे में क्या सोचते हो? एडिटर लाइव स्ट्रीम की हाईलाइट दिखाकर फीडबैक मांगता है। मैं बोलने ही वाला होता हूँ कि अचानक गले के अंदर एक तेज खुजली उठती है और फिर एक जोरदार खांसी जो कि बिल्कुल बेकाबू, जैसे सीना फट जाएगा। रूम एकदम से साइलेंट हो जाता है। मैं मुश्किल से बोल पाता हूँ, पानी, कोई पानी पिला दो। मैं अपने कांपते हाथों से हुडी के पॉकेट से बोतल निकालता हूँ और एक साथ कॉफ सप्लीमेंट्स निकल लेता हूँ। डेरेक पास खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में गहरी टेंशन है। उसे इस 20 साल के लड़के में कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे खत्म होने से पहले वाली खामोशी। मेरा चेहरा खांसी से नीला पड़ रहा था। ये क्लियरली दिखा रही है कि ये बॉडी टूट रही है। डेरेक की नजर मेरे हाथ में पकड़ी बोतल पर जाती है। वो भी देखता है कि लेबल जानबूझकर खराब किया गया है। अगर कोई ऐसा करता है इसका मतलब ये है कि ये मेडिसिन नॉर्मल नहीं है। ये कोई भी समझ सकता है। उसके दिमाग में एक सवाल उठता है, एक लड़का जो इतनी पावरफुल फैमिली का हेयर था, जिसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज थी, फिर आज उसकी हालत इतनी बुरी कैसे हो गई? ऐश, क्या तुम सच में ठीक हो? दवा का असर धीरे धीरे
होता है खांसी रुकने लगती है। मैं सिर उठाता हूँ और मेरे सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी होती है। उसकी आंखों में सच्ची फिक्र है। उसके साथ एक मिडिल एज वुमेन आगे बढ़ती है जो कि मैनेजर लग रही है। ऐश, क्या तुम सिंगिंग कंपटीशन शोज फॉलो करते हो? सिएना तुम्हारी सबसे बड़ी फैन है और हमें पता चला तुम यहाँ हो तो हम सीधा आ गए। सिएना तुम्हें एक हैंडसम फी ऑफर करना चाहती है ग्रैंड वोकल फिनाले पर परफॉर्म करने के लिए। मैं अभी भी थोड़ा डिजी हूँ और तुरंत कनेक्ट नहीं कर पाता। साइड में डेरेक ऑलमोस्ट सिग्नल दे रहा होता है, ये बहुत बड़ा मौका है, हाँ बोल दो। अब मुझे समझ में आ जाता है ये सिएना है, म्यूजिक इंडस्ट्री की एक राइजिंग सुपरस्टार। इसकी माँ एक लेजेंड है और सिएना खुद एक कैश मशीन। अगर मैं उस स्टेज पर एक गाना भी प्ले कर देता हूँ तो इतना पैसा मिल सकता है कि जितना लोग सालों में नहीं देखते, लेकिन मैं सीधा मना कर देता हूँ। रूम का माहौल तुरंत ठंडा पड़ जाता है। मैनेजर का चेहरा सख्त हो जाता है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई अननोन लड़का उन्हें मना कर देगा। ऑकवर्ड साइलेंस छा जाती है, लेकिन सिएना अपनी सॉलिड इमेज के बावजूद गुस्सा नहीं करती। वो अपनी मैनेजर को पीछे हटने का सिग्नल देती है और कामली कहती है, मेरी गलती है, शायद मुझे पहले कांटेक्ट करना चाहिए था, बिना बताए आ गई, उसके लिए सॉरी। अगर कभी फ्यूचर में काम करने का चांस मिले तो मेरी टीम प्रॉपर तरीके से कांटेक्ट करेगी और मुझे उम्मीद है हम कभी साथ में काम भी करेंगे। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती, फिर से खांसी का दौरा शुरू हो जाता है। इस बार पहले जैसे वॉयलेंट नहीं है, लेकिन डेरिक की हालत खराब हो जाती है। उसकी नजर सीधा उस टिश्यू पर जाती है जो मैं अपने मुंह पर दबा के रखा हूँ। गहरा लाल दाग, मतलब कि खून। डेरिक तुरंत फोन निकालता है और एम्बुलेंस कॉल करने के लिए, लेकिन मैं सीधा खड़ा हो जाता हूँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मैं ठीक हूँ। मैं सिएना की तरफ देखता हूँ, आंखें लाल, सांस अभी भी भारी। और मैंने कहा मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं तुम्हारे लिए एक गाना लिख दूं तो। रूम एकदम से जाम हो जाता है। इतनी गहरी खामोशी जैसे सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। डेरिक की आंखें लिटरली बाहर आने वाली होती हैं। उसे यकीन नहीं होता। अभी अभी ये लड़का खून खांस कर आया है और एम्बुलेंस के बजाय एक पॉप स्टार के लिए गाना लिखने की ऑफर दे रहा है। क्लासिकल पियानो में नाम बनाना अलग बात है, लेकिन पॉप सॉन्ग राइटिंग एक बिल्कुल अलग दुनिया है। और अगर सिएना चाहे तो वो दुनिया के सबसे बड़े कंपोजर ला सकती है। फिर क्यों वो किसी ऐसे गाने पर रिस्क लेगी जो 20 मिनट में लिखा जाए? सिएना रुक जाती है। उसके चेहरे पर जेन्युइन सरप्राइज दिखता है। ऐश, तुम सच में मेरे लिए गाना लिखोगे? मैं हल्का सा सिर हिलाता हूँ। मैं पास में खड़े स्टाफ से पेन लाता हूँ और दर्द को दबाते हुए लिखना शुरू करता हूँ। नोट्स, लिरिक्स, कोड, प्रोग्रेशन सब एक साथ बहने लगते हैं, जैसे दिल के अंदर जो कुछ भी दबा था सब कागज पर उतर रहा हो। सिएना पास खड़ी देख रही होती है और उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि कुछ ठीक नहीं है। मेरे माथे पर ठंडे पसीने की बूंदे हैं। ऐश, अगर तुम्हारी बॉडी अभी अलाउ नहीं कर रही तो हम ये बाद में भी तो कर सकते हैं। रिस्पॉन्स में कहता हूँ मैं ठीक हूँ, बस 20 मिनट दो। सिर्फ 20 मिनट के बाद मैं वो शीट उसके हाथ में दे देता हूँ, नोट्स और लिरिक्स से पूरी भरी हुई। देखो तुम्हें ये स्टाइल सूट करता है या नहीं? डेरिक साइड में खड़ा सिर हिला रहा होता है। उसे लगता है ये टोटल डिजास्टर है, 20 मिनट में कोई क्या ही लिखेगा। लेकिन सिएना चुप हो जाती है, बिल्कुल चुप। उसके हाथ में जो है वो उसे हिला देता है। इतनी कॉम्प्लेक्स मेलोडी, इतनी परफेक्ट कॉम्पोजिशन, इतने गहरे दिल तोड़ देने वाले लिरिक्स, वो भी 20 मिनट में। उसे समझ ही नहीं आता ये कैसे मुमकिन है। वो धीरे से गाना हमिंग करना शुरू करती है और हर टोन, हर वर्ड परफेक्टली फिट हो रहा है। उसे समझ में आ जाता है ये गोल्ड है, लेकिन बाद में खुद को करेक्ट करके कि नहीं, ये सिर्फ गोल्ड नहीं, ये चार्ट टॉपर है। जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं उसका एक्सप्रेशन डिसबिलीफ से सीधा पूरा एक्साइटमेंट में बदल जाता है। मेन कोर्स तक पहुंचते ही उसकी सारे डाउट्स खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ हिट नहीं है, ये अवार्ड विनिंग एंथम है। वो सीधा मेरी तरफ देखती है, ऐश ये मास्टरपीस, ये सच में मेरा हो सकता है, मैं इसे खरीद सकती हूँ। मैं सीधा जवाब देता हूँ, ऑफ कोर्स, सही प्राइस दो और ये तुम्हारा है, एक्सक्लूसिव। 3 दिन बाद रिवरस्टोन सिटी के मेन एरिया के बैक स्टेज पर टेंशन अपने पीक पर है। फ्लोर डायरेक्टर जल्दी करा रहा है, सिएना टाइम हो गया, नेवर टुमारो रेडी है, बस एक आखिरी बार रिहर्सल करना है। सिएना सीधा मना कर देती है, वो गाना नहीं गा रही। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि नेवर टुमारो उसका सिग्नेचर सॉन्ग है जो उसे चार्ट्स के टॉप पर रखता है। आज ग्रैंड फिनाले है, लाइव स्ट्रीम हो रहा है और उसकी राइवल मेलोडी भी यहाँ है। सबको लग रहा था वो अपना ट्रम्प कार्ड खेलेगी, लेकिन सिएना सब इग्नोर करके प्रोडक्शन टीम को ऑर्डर देती है, सॉन्ग चेंज करो। मैं उसके साथ बैक स्टेज कंट्रोल रूम में जाता हूँ, लाइव बैंड को गाइड करता हूँ। यहाँ ड्रम्स इंटर होंगे, यहाँ एनर्जी बिल्ड होगी, यहाँ सॉफ्ट, यहाँ थोड़ा सॉफ्ट रखना है। मेरी इंस्ट्रक्शन इतनी ज्यादा सही थी और इजी टू अंडरस्टैंड थी, जैसे कि मैं ये काफी सालों से करता आ रहा हूँ और मेरा लेवल किसी और हाई क्लास ऑपरेटर से कम नहीं। मेरी बातों को सुनकर एक्सपीरियंस म्यूजिशियन भी बहुत हैरान रह जाते हैं। हर चेंज परफेक्ट, हर एडजस्टमेंट जीनियस। डायरेक्टर नैश खुद को रोक नहीं पाता, ये गाना तुमने लिखा है, उसे मेरा नाम तक नहीं
नहीं पता, लेकिन वो मुझे अजीब सी नजर से देख रहा है। फिर अचानक उसे पहचान होती है, रुको, तुम तो वही पियानो प्रोडिजी हो ना जो अभी ट्रेंडिंग में है। उसके लिए ये रियलाइजेशन शॉक जैसा होता है, क्योंकि वो कहता है ये लड़का सिर्फ पियानो गॉड नहीं, ये हर फील्ड में तोड़ने वाला टैलेंट है। ये सिर्फ पॉप सॉन्ग्स लिखता ही नहीं, फुल अरेंजमेंट भी खुद हैंडल करता है। डायरेक्टर नैश के दिमाग में बस सिर्फ एक ही थॉट घूम रहा था, ऐसा ऑलराउंडर टैलेंट पहले कभी पूरी इंडस्ट्री में किसी ने इसका नाम क्यों नहीं सुना, क्योंकि एक ही जनरेशन में एक ही बार ऐसा जीनियस पैदा होता है। और ये लड़का अब तक छुपा हुआ था, क्या ये इतने सालों से सबको बेवकूफ बना रहा था? ये चुपचाप अपने वक्त का इंतजार कर रहा था। रूम में बैठे सभी लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, सवाल ही सवाल थे, लेकिन मैं अपने जलते हुए गले के साथ कुछ बोल ही नहीं पाता। इससे पहले कि कोई कुछ और बोले, सियाना एकदम आगे बढ़ जाती है, जैसे कोई अपना खजाना प्रोटेक्ट कर रहा हो। उसकी आवाज क्लियर और सुरीली होती है। ऐश ने ये गाना सिर्फ मेरे लिए लिखा है, इसके एक्सक्लूसिव राइट ऑलरेडी मेरे पास है। रूम फिर से साइलेंट हो जाता है। अब ये सिर्फ टैलेंट का शौक नहीं था, ये एक अनाउंसमेंट था। गेम चेंज हो चुका था, अब कोई भी इसे मुझसे छीन नहीं सकता। इसी के साथ वीडियो खत्म होती है। अगर पार्ट 3 चाहिए तो उसके लिए कमेंट कर दो। और ये छोटा पार्ट है, लेकिन मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन करा है। इसकी आगे की न्यू स्टोरी भी आई है, उसको भी जल्दी जल्दी से एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो या कमेंट फॉर पार्ट 2। ये तो भूल ही गया था, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, दबा के शेयर करना। मिलता हूँ अगले पार्ट में। अलविदा, टाटा एंड बाय।